नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं कल के दिए हुए एमसीक्यूज पे नजर डालूंगा, जहां पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से कमेंट करके बताया है। एंड जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने कुछ एस्पिरेंट्स को यहाँ पे फीचर किया है जिनका आंसर मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, बहुत डिटेल लगा है। और जो क्वेश्चन था हमारा, एक तो मैंने पूछा था आपसे कि आर्टिकल 44 क्या था, राइट, डीपीएसपी का। तो उसका है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसके बारे में भी हम बहुत चर्चा करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा डिबेट, बहुत बड़ा आर्टिकल है वो। ओके, इसका जो आंसर था, प्रीलिम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड था। ऑफ कोर्स जो हमने पिछले कुछ दिनों में कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पूछे हैं, ठीक है, उसका मतलब यही था कि अगर आप प्रॉफिट ओरिएंटेशन के साथ जाएंगे मार्केट में, तो फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बेसिक फंडामेंटल जो ड्यूटी होगी आपकी, वो नहीं पूरी होगी। बट दैट्स द राइट आंसर। सो हियर लेट अस लुक। स्मृति ने, थैंक यू सो मच स्मृति, वेल डन। बाय द वे, आर्टिकल 44 एब्सेंटी लॉर्डलिज्म, आपको लैंडलॉर्डिज्म आपने समझा दिया है, प्रॉफिट ओरिएंटेड। एंड लंगड़ा आम इज फ्रॉम यूपी एंड येट इट हैज जीआई टैग, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुशाग्र, वेल डन बडी। बहुत डिटेल में आपने इन्फॉर्म किया है यहाँ पे। आई थिंक विथ योर कंटेंट ऑल अदर एस्पिरेंट्स जो कि हमारे व्यूवर्स हैं और आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं, ये लोग देख के रिलेट कर पाएंगे कि ओके, दीज आर द थिंग्स, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच यू हैव मेंशन। अमूल, बिगेस्ट डेयरी, एंड आपका आंसर वैसे इनकम्प्लीट है, अभी दो तीन चीजों का आपने आंसर नहीं किया है, बट वेल डन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हियर। सो ये जो मैंने ऑप्शन दिया था ना, आम, ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत मशहूर कहावत है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, जो बनारसी लंगड़ा है जो मैंने दिया था, वैरायटी ऑफ मैंगो, इसको अभी जीआई टैग नहीं दिया गया। हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया है इसका, लेकिन अभी अवॉर्डेड नहीं है। बनारसी लंगड़ा जो है 2020 में बात हुई थी, लेकिन मलिहाबादी दशहरी मैंगो ये है जीआई टैग में, ठीक है। तो ये अभी नहीं है, अभी होल्ड पे है। बनारस का यूपी का ही है, मलिहाबाद भी यूपी में ही है, और यहाँ पे भी ये है मलिहाबादी मैंगो जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये अभी क्वेश्चन में है, ठीक है। कई चीजें, बनारसी पान थे, बनारसी लंगड़ा आम थे, और दो तीन चीजें थी, आई थिंक तीन चीजें थी, जिनको अभी वो प्रोसेस में है, वो कंप्लीट होना बाकी है। सो आई होप यू आर क्लियर नाउ। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसमें से, और वो क्या है, विच बॉडी इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ जीआई टैग। अगर हम यूपी की बात करें तो विच बॉडी इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ जीआई टैग, वो बताइए, और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर वो आती है, वो बताइए। इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नाउ लेट मी आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे दोस्तों, तो ये है हमारा सिविल्स डेली का यूट्यूब इनिशिएटिव, जिसे हम हैशटैग सीरी रिचुअल्स भी कहते हैं, जहां पे हम डेली ऑनलाइन क्लासेस का एक इनिशिएटिव शुरू किया है। ऑलरेडी यहाँ पे डेली एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस जहां मैं कंडक्ट करता हूं, और फिर बर्निंग इश्यूज, डेली करंट अफेयर्स, डेली एक्सप्लेनर और डेली एमसीक्यू, ये 5 आइटम तो डेली जाते ही जाते हैं, ये क्लासेस होती हैं। और इनको कंडक्ट करती हैं आद्या मैम, अंजुम सर, और ऑफ कोर्स मैं अभी आपके सेशंस ले रहा हूं। वीकली में अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो वीकली हमारा प्रोग्राम, पिछले 2-3 हफ्तों से जो हम रेजिम फॉलो कर रहे हैं, आस्क मी एनीथिंग टॉपर स्टॉप। अगर आपको मौका मिला होगा, अगर आप सिविल्स डेली के स्टूडेंट होंगे, तो डेफिनेटली आप वेबिनार्स में आए होंगे। कल भी हमारा एक वेबिनार हुआ था जो कि पब्लिश होने वाला है संडे को, डी कोडिंग यूपीएससी में। एक ऑलरेडी वीडियो निकल चुका है फॉर ऑप्शनल, जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, एंड इट इज, एंड थैंक यू सो मच। सो दैट इस वजह से हम और वीडियोस बनाते हैं, सो दैट वंस वी हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या नहीं। यूपीएससी थीम से रिलेटेड हम एक नया आर्टिकल, एक नया प्रोग्राम ले आने वाले हैं, जो कि जल्द ही आपको यूट्यूब पे पता चल जाएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन, देन सब्सक्राइब, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आराम से मिलती रहेंगी, ठीक है। बार बार आपको सीडी के यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम वी पब्लिश, यू गेट अ नोटिफिकेशन। और इन केस अगर आप
अवेलेबल नहीं है, अगर आप शहर में नहीं हैं, किसी वजह से अगर आप ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो हम प्लेलिस्ट में अपनी वीडियोस ऐड कर देते हैं। तो अगले दिन, कल, परसों, 2-3 दिन बाद आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़िए मत। हम इतना एफर्ट आपके लिए इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप अपनी एनर्जी और अपना डायरेक्शन सही जगह इस्तेमाल कर सकें। ऑलराइट, चलिए। सो हम 3 न्यूज कवर करेंगे आज, 3 या 4 आई थिंक। अनरिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल केस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसमें 4-5 आर्टिकल्स ले रखे हैं। आफ्सपा इन नागालैंड, आई एम श्योर ये तो फ्रंट लाइन है हर न्यूज की, न्यूज चैनल की, न्यूज़पेपर की। और एक ग्लोरी और वरी, ठीक है, सक्सेसफुल इंडियंस एंड अब्रॉड, एंड देन हाउ टू टैकल माल न्यूट्रिशन। ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो कि आज एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनरिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ये है वो हिंदू का आर्टिकल एडिटोरियल जहां पे अ डॉकेट फुल ऑफ अनरिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जहां पे ऑथर बताते हैं, गौतम भाटिया एक लॉयर हैं, दिल्ली बेस्ड लॉयर। आपको पता है लॉयर और एडवोकेट में क्या फर्क होता है? अच्छा क्वेश्चन है ना, बताइएगा कमेंट करके, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट। ठीक, तो जो गौतम भाटिया साहब हैं वो बताते हैं कि बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कि अभी भी अनरिजॉल्व है। ठीक है, ये जो मामला है वो आता है जीएस पेपर 2 के जीएस पेपर 2 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं क्योंकि हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट, या आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिसीज, इंटरवेंशंस एंड देन ट्रांसपेरेंसीज, अकाउंटेबिलिटीज। तो शुरू करते हैं आज की पहली एडिटोरियल पे चर्चा। तो दोस्तों, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था ना, तो एक पेटिशन एलेज की गई थी कि अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी मामले अगर आएंगे, मूल अधिकारों से रिलेटेड अगर कोई भी मामले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो वो 1 महीने के अंदर उस केस पे सुनवाई होनी चाहिए, उस केस पे फैसला कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन आजकल और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जहां पे ना सिर्फ महीनों, ना सिर्फ साल, लगभग कई सालों से, इवन डेकेड्स, कुछ केसेस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब ये एक प्रपोजल था कि ऐसा हम लिख दें कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केसेस आएगा सुप्रीम कोर्ट में तो 1 महीने तक वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए या फिर कोई ना कोई एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन किसी पॉलिटिकल मुद्दे की वजह से या फिर आम सहमति नहीं बन पाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लेकिन ये फिर ऐड नहीं हुआ वर्ड। ठीक है, यही बात इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन की है कि जो प्रपोजल है वो यूटिलाइज नहीं हो पाया, और यही एक हल्का सा जो डिफरेंस था उस टाइम का, आज का एक बड़ा मुद्दा बन के आ गया है और एक एडिटोरियल में भी कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जहां पे गवर्नमेंट अपना पक्ष रख रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष रख रहे हैं, और इस संवाद में, इस चक्कर में कई साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 4-5 केसेस के एग्जाम्पल के साथ इन्होंने लिया है, वो हम अभी बात करेंगे। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसमें, तो यहां पे आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन किया इश्यूज अराउंड फेडरल स्ट्रक्चर, इलेक्शन, many others, all involve in questions of power and accountability. ठीक है, and longer that court take to resolve such case, the more we move from the realms of accountability. ठीक है, जितना लंबा केस चलेगा उतना ज्यादा हमारे अकाउंटेबिलिटी पे, हमारे इम्प्यूनिटी पे, हमारे पावर पे सवाल उठेगा। ठीक, तो आइए चलते हैं सबसे पहले आर्टिकल पे। इसके सबसे पहले ये बात करते हैं हमारा 370 आर्टिकल पे, जो कि लिफ्ट हो गया था, एब्रोगेट हो गया था 2019 में। बीजेपी गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा आर्टिकल ही स्क्रैप कर दिया। कहते हैं कि जो संविधान था, एक अलग संविधान था जम्मू एंड कश्मीर का 370, उसको ही खत्म कर दिया। हालांकि बहुत चर्चा है इसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ कोर्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अकाउंटेबिलिटी एंड पावर वो कैसे मैनेज होगी। आज भी ये पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। कौन सी पेटिशन, आइए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहां पे ये है
कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दैट सॉट टू एब्रोगेट JNK स्पेशल स्टेटस 370(3) के रिगार्डिंग President would require the recommendation of Constituent Assembly of Jammu and Kashmir to make such changes. ठीक है, आर्टिकल 370(3) में यह लिखा हुआ है कि किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को चेंज करने के लिए प्रेसिडेंट उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले कंसल्ट करेगा, रेकमेंड करेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेकमेंड करती है तब प्रेसिडेंट अपना साइन कर सकते हैं और तब चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो किसको कही गई है? तो जब 2019 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही होती है ना जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट जिन्होंने ड्राफ्ट किया होता है, राइट, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया होता है, जिन्होंने लॉज को बैठ के चर्चा में बात की होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स कौन थे? राइट, जो BR अम्बेडकर से रिलेटेड, BN राव से रिलेटेड बहुत सारे लोग थे, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दूसरी होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली दूसरी होती है। लेजिस्लेटिव कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। लेकिन यहां क्या हो गया? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली तो यही है कि आपके विधानसभा हो गई, ठीक है। क्या विधानसभा बराबर है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती है, जो जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया है, जिसने ड्राफ्ट किया है, जिसने चर्चा किया है, जिसका बहुत बड़ा योगदान था? नहीं, सेम नहीं हो सकते ये लोग। क्या आज की संसद, लेट्स टेक पार्लियामेंट का एग्जांपल, क्या आज की लोकसभा इज इक्वल टू ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो अंबेडकर साहब थे, BN राव जी थे, JB कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत सारे एमिनेंट प्रोमिनेंट व्यक्ति थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को सहमति के साथ और चर्चा के साथ। इज दैट इक्वल? आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। सो क्या किया था प्रेसिडेंट के ऑर्डर ने? तो 2019 में प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डर निकला जहां पे 367 को एक टर्म रिप्लेस कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज टू मीन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आ रहा है आपको कहां गणित हुई है, कहां पे गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने मतलब खेल दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। बात ही खत्म हो गई यहां पे। ये जो मसला था यहां पे, रिक्वायर रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कह दिया इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, बात ही खत्म। और लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है वहां पे? अभी देखते हैं। ऑफ कोर्स एनडीए की ही होगी। सो गवर्नमेंट, इस लाइन को देखिए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू मीन गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समझ, जो सरकार है जम्मू एंड कश्मीर की वो गवर्नर है, इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्टिंग एन एड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिलर मिनिस्टर। मतलब ये वही बात हो गई जो अभी मामला चलता है, राइट, कि गवर्नर ही सर्वे सर्वा है वहां का। जैसे अभी अभी हम टसल देख रहे थे अपना दिल्ली और केजरीवाल जी में, और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके में अभी टसल चल रहा था ना, CM और उसमें। तो यही चीज यहां पे भी हो रही है। खैर यहाँ पे टसल वाला मामला ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे गवर्नर ही जम्मू एंड कश्मीर को ये कर रखे हैं, ही इज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज द गवर्नर, गवर्नर इज द गवर्नमेंट, दैट्स इट, ठीक है। तो यहीं पे जो हमारे ऑथर हैं वो यही बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपने चेंजेस तो ले आए लेकिन मेजोरिटी के साथ चेंजेस नहीं ले आए। यहां पे क्या हुआ? द गवर्नमेंट सॉट टू डाइल्यूट द ऑटोनॉमी अंडर 370 विदाउट ब्रिंगिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इतनी बड़ी चेंजेस, मतलब आपने डेफिनेशन ही चेंज कर दी एक तरीके से, और वो भी बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी मेजॉरिटी के। कैसे मुमकिन है? तो इन्हीं चीजों पे सवाल है दोस्तों। यही है फंडामेंटल राइट, इसी पे सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया। कल को आप फिर उत्तर प्रदेश, या कल को आप बिहार में, या कल को जो ये नागालैंड वाला इशू है वहां पे भी आप इशू करके चेंज कर देंगे, सेम चीज कर देंगे। सो दिस इज द राइट वे? If you think, then you can comment your answer here. What would you think here? कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए बिना ही आप
चेंज कर दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वुड, और वो भी जबकि मेजोरिटी चाहिए इसके लिए, ठीक। तो हालांकि जब ये डिसीजन आया था तब ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था, याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था, प्रॉपर बिल नहीं पास हुआ था, बाद में जाके इंप्लीमेंट हुआ। पहले ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था, फार्म्स लॉ भी पहले ऑर्डिनेंस के थ्रू आए थे। एक टर्म चलता है ऑर्डिनेंस राज, ठीक है, ऑर्डिनेंस राज एक टर्म चलता है, जैसे लाइसेंस राज चलता था वैसे ऑर्डिनेंस राज, ठीक है। एक और मुद्दा था यहाँ पे कि कन्वर्जन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरी इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या था? आर्टिकल 3 यही कहता था कि पार्लियामेंट को हमारा संविधान इतनी शक्ति देता है ताकि किसी भी सीमा को वो टेरिटरी से घोषित कर दे, किसी भी सीमा को या किसी भी स्टेट को वो अलग कर सकता है, जोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन उसके नियम हैं, उसके प्रोसेस हैं, और यहां पे प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया एज पर आर्टिकल 3 बिकॉज द बिल वॉज नॉट रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द स्टेट असेंबली। वो बिल रेफर ही नहीं किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। दूसरा, इन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑल्सो रिक्वायर द कंकरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। हाउएवर, वो कहते हैं ना कि अब फॉर एग्जांपल यूपी है, ठीक। अब यूपी में अगर कोई बड़ा संवैधानिक चेंज करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना हो, तो कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे या फिर वहां के गवर्नर से बात करेंगे, ठीक है, एक सलाह मशवरा होगा। लेकिन बिना बात किए ही आप पार्लियामेंट में गवर्नर के साइन के थ्रू आप मीनिंग चेंज करके इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं, तो फिर क्या मतलब रहेगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के मोरालिटी का? दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट। नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज इन गवर्नर्स रूल, गवर्नर कॉन्करेंस इज डीम्ड टू बी गवर्नमेंट कॉन्करेंस। आप क्रोनोलॉजिस देख रहे हैं, पहले लेजिस्लेटिव पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्या किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है कि ये गवर्नर है, और गवर्नर क्या है इज इक्वल टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या है इज जो भी है अपनी बीजेपी और एनडीए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। घुमा फिरा के मतलब ये हो गया कि भाई सेंटर के कंट्रोल में है ये, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इशू कहां पे फंडामेंटल राइट का इशू आ रहा है। तो जितनी भी पार्टीज हैं वहां पे जेएनके में जो शुरू से रही हैं, महबूबा मुफ्ती की या फिर उमर अब्दुल्ला से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज रही हैं, वो अब प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई ये क्या मजाक हो रहा है, ठीक। सो फेडरलिज्म का भी इशू आता है यहाँ पे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज कहते हैं तो फेडरलिज्म का इशू आता है। इशू कैसे आता है यहाँ पे कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जब एक ट्रीटी साइन हुई थी, इट्स बिटवीन द टू सॉवरेन कंट्रीज दैट हैज डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, ठीक है। ये होता है कि डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, लेकिन यहां पे संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2017 में सुप्रीम कोर्ट सेड ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन जम्मू एंड कश्मीर हैड ए स्पेशल स्टेटस। वो तो था, राइट, ये याद रखना है आपको, स्पेशल स्टेटस था ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहीं पे 2016 में एसबीआई वर्सेस जफरुल्लाह नेहरू, सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 कैन नॉट बी रिपील्ड विद द कंकरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने जजमेंट में, उसके अगेंस्ट तो फिर ये हो गया। मतलब अब जब यहां पे चेंजेस कर दिए गए थे, मीनिंग में, टर्म्स में चेंजेस कर दिए गए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ये तो बात का मतलब ही नहीं रहा, सरासर खारिज हो गई उसकी बात, राइट। सो सोचिएगा, और दिस इज द एक्सप्लेनेशन, गुड एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी बात है ये। कभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आर्टिकल 370, मजेदार किस्सा है, बहुत मजेदार किस्सा है। सेकंड केस इसका देखते हैं। सेकंड केस और भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस क्या इंपॉर्टेंट है कि अनदर केस ऑफ पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज इज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ठीक है, दैट हैज नाउ क्रॉस्ड 4 years। जैसे मैंने बताया था कि अब ये 4 साल हो गए हैं, उसको तो 2 ही साल हुए थे, ठीक है। अभी देखना भी आगे 2-3 और केस आएंगे, उसको पता नहीं कितने साल हो गए। सो मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज पॉइंटेड आउट इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक।
पहले क्या था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वही होते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। So these electoral bond scheme authorizes a limitless, anonymous corporate donation to political parties, making election both, entirely opaque in the, मतलब कहने का मामला ये है कि कहीं से मतलब फंडिंग आ रही है, इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, फंडिंग आ रही है, सरकार को तो पैसा जा ही रहा है, मार्केट का पैसा, लोगों का पैसा, इकोनॉमी में जो पैसा है वो भी जा रहा है आपके इलेक्शन में, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई एनोनिमिटी नहीं है। बहुत सारे एनोनिमिटी, लाइक किसी को पता ही नहीं है, नीदर द डोनर नॉट द पॉलिटिकल पार्टी इज ऑब्लाइज्ड टू रिवील whom they are donating for, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं, मेरे पास ढेर पैसा, ज्यादा पैसा है, और आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अगर आपको 50 करोड़ रुपए देता हूं या 10 करोड़ रुपए देता हूं, तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगा, इन रिटर्न में गवर्नमेंट मुझे क्या करेगी, मैं टैक्स हेवन से बच जाऊंगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक फेवर में भाई आप पैसा दे दो हमको, हम सपोर्ट करेंगे आपको, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा कि ओपेक है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। बिकॉज द बॉन्ड्स आर परचेज थ्रू एसबीआई, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन अ पोजिशन टू नो हु द डोनर इज, लेकिन नहीं है सरकार, ये डिस्क्लोज नहीं होता है, ठीक है। एसबीआई ही ओनली सिर्फ और सिर्फ लेजिटिमाइज है इसको इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिस इज एन एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रेटन्स our democracy, our legacy to color the process in favor of political party ruling at the time. कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का चैनलाइजेशन भी इस तरीके से होता है, ठीक है। जरूरी नहीं, वो तो बात हो गई ना कि दिख गया आपको कि पैसा, लेकिन पैसा यूज कहाँ हो रहा है, वो बैलेंस शीट कहाँ है, कुछ नहीं है। यहीं पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि एलिमिनेशन रिक्वायरमेंट टू रिवील पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, elimination of the previous provision of the corruption that must be 3 years in existence and undercuts the intent of scheme, ठीक है। इस क्या नीड है, इसकी नीड क्यों आई है, बिकॉज टू रेगुलेट द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग, नीड फॉर रेगुलेटिंग द इफेक्टिव पॉलिटिकल फाइनेंसिंग, ठीक है। आप डेफिनेटली आप पैसा शेयर कीजिए, दीजिए, आप सपोर्ट कीजिए किसी पार्टी को, लेकिन ट्रांसपेरेंट होकर करिए, ठीक है। अब क्या पता कि विजय माल्या का पैसा यहाँ पे आ रहा हो और वो नीरव मोदी है उसका पैसा आ रहा हो, यू नेवर नो। जब वो एक गैर कानूनी काम से देश छोड़ के बाहर चले गए हैं, लेकिन उनका पैसा आप यूज कर रहे हो, क्या मतलब बनता है, ओके। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। इट इज अ क्रूशियल टू प्लग द लूप होल इन द करंट लॉज टू मेक द एंटायर गवर्नेंस मशीनरी ट्रांसपेरेंट। बहुत जरूरी है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी, अदरवाइज आपको ही पता है कि बहुत माइक्रो मैनेजमेंट, तरह तरह की बातें निकल के आती हैं, ओके। और इससे क्या होता है कि भाई वोटर्स, मैं वोट कर रहा हूं, मुझे अधिकार है जानना कि आपका पैसा कहां से आ रहा है आपको, और अगर मैं चाहूं, अगर मैंने मना किया है, अगर मैंने आपके खिलाफ केस कर दिया है, तो फिर ये मेरा अधिकार भी है कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा। राइट टू नॉट टू वोट टू यू, टू एनीबॉडी, ओके। एक अवेयरनेस, वो अधिकार है उनका, ठीक। आप फ्री में लैपटॉप बांटें, आप फ्री में साइकिल बांटें, आप फ्री में 1,000 रुपए दें, आप तो एक ट्रांसपेरेंसी रखिए कि भाई ये सारी चीजें हैं, यहाँ से पैसा बच रहा है, मैंने आपको दिया है, ठीक। कुछ और केसेस हैं जो कि अनरिजॉल्व हैं अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह कहा था कि सीबीआई इज नॉट एस्टैब्लिश अंडर अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, तो क्या है सीबीआई, कौन हूं मैं, बताइए। अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो वेल एनफ, कौन है ये, ठीक है, अगर स्टैट्यूटरी नहीं है तो। बेसिकली सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। द सीबीआई इज द मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। एक बहुत कंपैरेटिव एनालिसिस आया था, सीबीआई वर्सेस एफबीआई, ठीक है। यूएस की एफबीआई है और इंडिया में सीबीआई है, क्या एनालिसिस है कंपैरेटिव, किसकी इंडिपेंडेंस ज्यादा है। कहते हैं कि सीबीआई गवर्नमेंट का एक टूल है जो कि गवर्नमेंट यूज करती है, हर गवर्नमेंट, जरूरी नहीं कि अभी करंट गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट यूज करती है इसको अपने बेनिफिट के लिए। बहुत डिले होते हैं इसके प्रोटोकॉल्स, मतलब केस 20-25 साल से चला आ रहा है, 10 साल से चला आ रहा है, और किसी किसी मामले में इफेक्टिव रेगुलेशन है, बहुत अच्छा काम किया है सीबीआई ने, लेकिन एक कंसोलिडेटेड प्लान नहीं है,
ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है जुडिशरी की तरह, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तब देखिए दूध का दूध पानी का पानी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक। दूसरा केस इनका है जो इन्होंने बात की है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हम सबको पता है कि जो आर्टिकल 43D5 है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूआपा जिसे हम कहते हैं, विच मेक्स द ग्रांट ऑफ बेल इनएफेक्टिवली इम्पॉसिबल, और यही एक एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईयर्स और लॉन्ग इनकार्सरेशन। यूआपा के बारे में हम सबको आई थिंक पता होगा, बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है। जैसे सेडिशन था, ये आज के टाइम से नहीं, ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का दिया हुआ तोहफा है। ये बहुत लोग जा चुके हैं। अभी रिसेंटली जो फेमस केस हुआ था भीमा कोरेगांव केस हुआ है, और होते रहते हैं यूआपा में हर साल लगभग 10-12 हजार लोग तो यूं ही चुटकी में मतलब अंदर जाते रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये वाला प्रोविजन बहुत हानिकारक था, डैमेजिंग था सिटीजन्स के लिए, सिविलियन के लिए, और इसी बात को लेके कोर्ट में पिटीशन भी गई थी। ठीक है, कि उनका जो है वो मूल अधिकार एब्रोगेट हो रहा है और खंडन हो रहा है उनके मूल अधिकारों का, तो आप प्लीज सवाल उठाइए। लेकिन देखिए अभी भी 2-2.5 साल हो गए, कोई ऐसा कंठस्थ या फिर कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकला है इसका। ओके, इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जिसको हम कहेंगे, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल प्रिवेल। ओके, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ट्रिकी है थोड़ा सा। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज पे, आफ्स्पा इन नागालैंड। सो दोस्तों, आफ्स्पा इन नागालैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे। ये है, मैं दिखा देता हूँ। सो आई थिंक आपको स्टोरी पता होगी कि हुआ क्या था। सो बेसिकली हमारे इंटेलिजेंस की तरफ से एक गलत इंफॉर्मेशन चली गई अनफॉर्चुनेटली, हालांकि इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस की वजह से एक गलत इंफॉर्मेशन चली गई थी कि कुछ इंसर्जेंट, कुछ टेररिस्टियल एक्टिविटीज हो रही है वहां पे, शायद म्यांमार बॉर्डर से लेके कुछ टेररिस्ट अंदर घुस आए हैं और फिर वो रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं कर रहे हैं हमारे आर्मी से। ठीक, तो वो एक गाड़ी में जा रहे थे, उनको मार गिराया गया हमारे आफ्स्पा के आर्मी ऑपरेशन द्वारा। और इसके खिलाफ क्या हुआ, जब पता चला कि ये लोग कौन थे, तो ये लोग कुछ कोन्याक नागा कम्युनिटी के लोग थे, मतलब नागा ट्राइब्स थे, और कुछ इसमें कोल माइन में काम करते थे वो लोग थे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो एक तरीके से सिविलियन ही थे। ओके, horrific killing of 6 coal miners and the death of 9 civilian and a soldier in the aftermath of the incident मोन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, और जहां पे चीफ मिनिस्टर ने दोनों नागालैंड और मेघालय दोनों के चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये आफ्स्पा तुरंत रिपील होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खारिज होना चाहिए, क्योंकि जब से ये इंप्लीमेंट हुआ है फ्रॉम द बिगिनिंग और लेके आज तक बहुत कम ऐसे मामले हैं जहां पे इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है। अदरवाइज तो ये सिविलियन को और ये पे जो इनसिक्योरिटीज हैं उनको बढ़ाता है ये। ठीक है, सेम वही जैसे मिलिटेंट वाला काम वहां पे हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैंने पहले भी पूछ रखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड नक्सलिज्म। इन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, और एक कॉमन इंसर्जेंसी में और नक्सलिज्म में कॉमन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर हो जाएगा ना कि टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म क्या होता है, और एग्जाम्पल के साथ अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं, तो दोस्तों ये बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो फिर आपको ये लगता रहेगा कि सब कुछ टेररिज्म है, सब टेररिस्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी है एक मुद्दा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। सिर्फ इंटरनेशनल सिक्योरिटी ही नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी में ये सारे आते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। GS2 का मामला है ये, GS3 का मामला है इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म,
बॉर्डर इशू, टेररिज्म, हिंटरलैंड बहुत ज़बरदस्त एरिया है। और अमित शाह जी को लगा कि कहीं चुनाव का माहौल है और दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने तुरंत वो गए हैं वहाँ पे मौका वारदात पे। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर ही इस पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है, ये कौन कम्युनिटी थी? कोनियक नागा कम्युनिटी। ये कम्युनिटी, ये ट्राइब नागालैंड की सबसे बड़ी ट्राइब है, सबसे पुरानी ट्राइब है, और जो 16 ट्राइब्स हैं उनमें से एक है, बहुत मेजर ट्राइब है। ठीक है। तो हम जो एस्पेक्ट होता है ना कि अगर कोई आर्टिकल दे रखा है तो उसमें हम बाइफरकेट करते हैं क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक। आफ्सपा तो पूछेगा ही पूछेगा। अब कोनियक नागा कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। ठीक है। और जो सोल्जर्स थे, जो जो आफ्सपा के सोल्जर थे, वो कौन से यूनिट के थे? तो 21 पैरा कमांडो यूनिट। ओके। और दूसरी बात ये कि वहां पे जो इंसर्जेंसी हुई थी, वहां पे जो बंदे हैं जो जिन्होंने अपने गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हैं NSCN। ओके, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, जिसको हम NSCM कहते हैं। एक और है इसमें NSCM IM। दो फॉर्म है इनके। वैसे 3 से 4 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म और इंसर्जेंट है वहाँ पे। लेकिन ये लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार, कि भाई तुम्हारा हमेशा का ये मामला है, हमको अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप रोज किसी भी आके को, हमारे सिविलियंस को आप आके अटैक कर देते हैं एंड देन ये मुद्दा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो आफ्सपा से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं यहां पे कि ये मेंस का क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि ये बहुत पुराना मुद्दा है, नया तो है नहीं। कुछ नया इसलिए आया क्योंकि इंसिडेंट हुआ ये। तो आफ्सपा हैव बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट ऑपरेशन, has led to many cases of human right violation. In the light of this statement, critically examine whether a democratic state like India afford such a regressive laws. इसको 5 से 6 लाइन में करके क्या क्या फ्रेमवर्क होगा आपका वो बता दीजिए। अगर हाँ, अगर पूरा आंसर भी लिखना चाहते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी जान के कि आपका क्या अप्रोच है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। इसका फ्रेमवर्क देखो, जैसे यूआपा हो गया, सेडिशन हो गया, आफ्सपा हो गया। ठीक। ये सारे वैसे तो स्ट्रिंजेंट और ड्रैकोनियन लॉज हैं, राइट? लेकिन जब आप फ्रेमवर्क बनाओगे तो इनका सेम फ्रेमवर्क रहेगा। इनमें कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्या चैलेंजेस थे इनके, ठीक, और क्या चैलेंजेस थे, और की टेक अवे क्या है अभी सिनेरियो के, और वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड ऑल, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। ये इंपॉर्टेंट है। अराउंड 4700 कोनियक नागा वुमेन, कोनियक का डांस बहुत फेमस है, ओके, और गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इनका। 4700 कोनियक नागा वुमेन इन देयर कलरफुल ट्रेडिशनल अटायर केम टुगेदर April 5, अटेम्प्टेड टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक, ये देखिए, ये कोनियक वुमेन है। तो ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं हुआ है दोस्तों, ये जो अभी नागालैंड में हुआ है। वर्ल्ड लेवल पे जाएगा ये बात, ह्यूमन राइट्स वाले भी आएंगे, क्योंकि सिविलियंस की हत्या हुई है सरकार की एजेंसियों द्वारा। इट्स एन इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव सिचुएशन। ओके, सो कमेंट करके बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा है। नेक्स्ट स्टेप इज हमारा एक आर्टिकल है, ग्लोरी और वरी। ये एक अच्छा आर्टिकल में बढ़ने से पहले ये एक्सपैंडिंग, ये जो न्यूज़ है ना, इंडियाज एंगेजमेंट एनवॉल्व विथ रशिया, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो हमारे फैकल्टी हैं आद्या मैम, वो ऑलरेडी इसको कवर कर चुकी हैं, और आज के करंट अफेयर्स में भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम अपना एफर्ट डुप्लीकेट नहीं करेंगे, ये फॉलोअप है हमारे पुराने करंट अफेयर्स का। ठीक है, 2+2 वाला जो फंडा आप समझते होंगे, अगर नहीं तो रिवीजन के लिए आपको हमारा करंट अफेयर वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि शाम को पब्लिश होता है। बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, इट इज अ कॉज और कंसर्न। ये दोस्तों, ये वो मुद्दा है जो कि हमारे रिसेंटली ट्विटर के जो नए CEO अपॉइंट हुए हैं, पराग अग्रवाल, उनसे रिलेटेड है। ही इज एन IITian। तो बेसिकली आज का जो पूरा एडिटोरियल है ना, फुल ऑफ क्वेश्चंस है, और खास करके इस एडिटोरियल में, इससे पहले वाले में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, इनका मसला बस ये है कि ऐसा क्यों है कि लोग यहां से पढ़ के जाते हैं और फिर बाहर जाके US कंट्रीज या फिर रशिया जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्रीज, यूरोप, UK में जाके एस्टेब्लिश हो जाते हैं, फिर
रिटर्न दे नहीं पाते हैं, वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। तो इनका मुद्दा ये था कि कैन इंडिया राइटफुली बास्क इट्स रिफ्लेक्टेड ग्लोरी ऑफ दोज हु हैव लेफ्ट इट्स शोर्स। ऐसा क्या है यूएस में, मतलब यूएस क्यों, यूएस की इकोनॉमी कैसी है ताकि वो, मतलब ये लोग पुल होके चले जाते हैं। कौन कौन लोग हैं ये? बहुत सारे दोस्त, जैसे हमारे इंदिरा नूई हैं, ठीक है, जो पेप्सिको की अभी सीईओ थी, अभी रिटायर हुई हैं। फिर सुंदर पिचाई ऑलरेडी आप सब जानते होंगे, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, अरविंद कृष्णा आईबीएम, देन पुनीत रंजन जो डेलॉयट के सीईओ हैं, अजय बांगा जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आईआईटीएंस हैं और वहां चले गए हैं, ठीक है। सो द ट्रबल क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली व्हाई डू द ब्राइटेस्ट माइंड फ्लाई टू द वेस्ट सून आफ्टर ग्रेजुएशन? क्यों चले जाते हैं लोग वहां पे? देखो, ये तो मानना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो डोमिनेट कर रही है हमारे बिजनेस पे, हमारे लाइफ पे। जो टेक कंपनीज हैं वो आजकल की नई रॉकस्टार हैं। कहते हैं कि डेमी गॉड्स हैं, दे आर डेमी गॉड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, तो इंडिया में तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? हमारे पास तो अपना साइबर स्पेस भी नहीं है, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है। तो क्यों ये लोग यहाँ पे आके क्यों नहीं अपना इन्वेस्ट करते हैं एक्सीलेंट माइंड और ब्रिलियंट आइडियाज, ताकि हम ऊपर जाएं, ठीक है? बिकॉज स्टिल वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक? देखो, इसका मुद्दा आज से रिलेटेड नहीं है। जब इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद, जब ऑफ कोर्स इकोनॉमी बहुत ढीली थी उस टाइम पे, बहुत मेजर बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। हालांकि नेहरू जी का बहुत अच्छा स्टेप था आईआईटी वगैरह इंट्रोड्यूस करना उस टाइम पे, लेकिन कंडीशन ठीक नहीं थी हमारी उस टाइम पे। प्राइवेट सेक्टर बहुत नीचे था, ठीक है? इतना, वो तो 1991 के बाद फिर जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स आए तब जाके थोड़ा सा पॉलिसी खुली, इकोनॉमी खुली। उससे पहले प्राइवेट सेक्टर बहुत डम था, और कहीं ना कहीं तब से एक दिमाग में बस गया है, कन्वेंशनल थॉट हो गया है कि प्राइवेट कंपनी तो करती ही नहीं, कुछ पैसा ही नहीं देती। ये पहले की बात थी। आज की बात देखिए, आप पहुंच गए हैं ये ट्विटर पे, और कितने लोग हैं, गूगल के सीईओ हैं। प्राइवेट कंपनीज देती हैं पैसा, ऑफ कोर्स देती हैं पैसा, राइट? तो 1960s का टाइम वो था। अगर मैं ब्यूरोक्रेसी को ले लूं, अगर हम यूपीएससी के एग्जाम को ले लें, तो यूपीएससी में लिमिटेड एस्पिरेंट्स आते हैं। लिमिटेड एस्पिरेंट्स तो भर के हैं, लेकिन लिमिटेड सिलेक्शन होता है। 10 लाख में से सिर्फ 700-800 लोग सेलेक्ट होते हैं। बाकी का क्या? 9 लाख लोगों का क्या? 9,80,000 90,000 लोगों का क्या, राइट? तो ऑफ कोर्स वो प्राइवेट जॉब में जाएंगे, और वो कहते हैं कि अब प्राइवेट नौकरी करो तो बाहर करो, सरकारी नौकरी करो तो इंडिया में करो। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों है भाई? ठीक, अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, अगर आप ये नहीं बन पाए तो भाई प्राइवेट में घुस जाओ, आईआईटी आईआईएम में घुस जाओ आप, तभी मामला सेट होगा, ठीक? तो ये उस टाइम की बात है जब प्राइवेट कंपनीज बहुत कम हुआ करती थी, और सरकारी कंपनीज में भी बहुत लिमिटेड लोग लिए जाते थे। और आज भी 10 लोग, 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, लेकिन 700-800 लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है? जिसमें से मुख्यतः क्रीम पोस्ट 250 तक होती है, ठीक? उसके बाद का फिर लोग देते हैं आईआईएम, आईआईटी, उसके बाद फिर से एग्जाम देते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं कमी है, छोटी मोटी कमी है, ठीक? एक और बात इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी कही है कि जो एनआरआईज होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो सीईओज होते हैं, वो बाहर बैठ के, इंडिया की बात बता रहा हूं मैं, अगर इंडिया के लोग हैं, इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, अगर एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं, एनआरआईज हैं, बाहर बैठ के अगर ज्ञान देते हैं कि अब तो इंडिया को ये करना चाहिए, अब इंडिया को वो करना चाहिए, तो वो गलत करते हैं। जब आप कुछ यहाँ कर नहीं सकते तो फिर आप ज्ञानबाजी क्यों कर रहे हैं? आप क्यों, अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ आके करिए, हमारी इकोनॉमी में स्पेंड करिए, इंडिया के लिए कुछ करिए। आप वहाँ बैठ के अब ज्ञान दे रहे हैं कि इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को वो करना चाहिए। सो मेक इंडिया अ बेटर प्लेस, ओके? मेक अस a better place than where you are currently. This is your right, this is your duty, okay? Now, कुछ क्वेश्चन इन्होंने बहुत जबरदस्त पूछे हैं, वो मैं आपके सामने ले आता हूं, और इट कैन आस्क इन GS3। क्या है इन्होंने पूछा है, ये सुंदर पिचाई साहब है। तो इन्होंने पूछा है कि हाउ कैन इंडिया क्रिएट अ क्लाइमेट दैट विल प्रिवेंट इट्स माइंड फ्रॉम गोइंग फॉरेन लैंड्स?
क्या कर सकता है इंडिया ताकि जितने भी ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी टेक माइंड हैं, ये बाहर ना जाएं, यहीं पे रहें। ठीक है, क्यों यहीं पे रहें? सी, यूएस एक ऐसा नेशन है जिसने पहले खूब इमिग्रेंट्स को लिए। ठीक है, एक कैपिटलिस्ट मार्केट है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जहां पे मार्केट ड्रिवन डेमोक्रेसी है। ठीक है, जहां पे मतलब फेसबुक, एप्पल, टेस्ला, amazon जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, इतना पैसा है वहां पे। ठीक, चाइना वहीं पे एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वो भी कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, लेकिन एक अथॉरिटेरियनिज्म वाली बात है, बहुत सख्त है वहां का कानून, फ्रीडम उतनी नहीं जितनी इंडिया में है और यूएस में है। तो क्या बोथ कंट्रीज जो कि एक कैपिटलिस्ट है और डेमोक्रेसी ड्रिवन है, और एक कंट्री जो कि कम्युनिस्ट है, हल्की सी अथॉरिटेरियनिज्म है उसमें, तो इंडिया कौन से कंट्री को फॉलो करे? बोथ हैव बिल्ट अ ग्रेट इकोनॉमी एंड एलिमिनेटेड पॉवर्टी, विच वन ऑफ दीज शुड इंडिया एम्यूलेट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ कैन इट प्रोग्रेस वाइल प्रिजर्विंग इट्स डाइवर्सिटी एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी? Should we not feel remorse that we have failed our youth who do not see a future here and fly to US after graduation? इतने सॉलिड क्वेश्चन पूछे हैं तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। Shouldn't we reflect about on our own migrant and minorities? हमारे पास भी तो ढेर सारे माइनॉरिटीज माइग्रेंट्स हैं और सबके अंदर एक टैलेंट होता है यार। आप मौका देकर तो देखिए, आपके इंटेलिजेंस में, आपके ही सिस्टम में रह के वो कितना कुछ कर सकते हैं। मौका दीजिए। यही मौका देती है यूएस, यही मौका देता है चाइना। ठीक है, और हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ही लगे रहते हैं, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम मत रोको ना यार आप। ठीक है, परहैप्स इंडिया इज नॉट पुअर बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज और वांट ऑफ टैलेंट। इंडिया इज पुअर बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसीज, पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। अगर कोशिश करोगे इसको अगर आंसर में लिखने की दोस्तों, मजा आ जाएगा, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ टू टैकल मॉल न्यूट्रिशन। सो हियर वी हैव दिस एडिटोरियल ऑन हाउ टू टैकल मॉल न्यूट्रिशन। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने खुद डिस्कस किया है मॉल न्यूट्रिशन अपने एडिटोरियल में, 3 या 4 तारीख के एडिटोरियल में आप देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और इनफैक्ट आद्या मैम ने भी कवर किया है, अंजुम सर ने भी कवर किया है इसको बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ज़्यादा हम इसमें जाएंगे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट जो था वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। हम व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रीवैलेंट माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। ठीक है, क्या रीजन रहे हैं शुरू से? पहला रीजन उसका था, और ये GS2 का पार्ट है, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। पहला जो पार्ट है उसका, वो मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। मतलब कि ये एक ही फसल, जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में आके बोला गया था कि भाई मोनोक्रॉपिंग करिए, वो जबकि अच्छी बात थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये होता है ना कि सामने वाले को आप देखते हो कि उसकी फसल अच्छी हो रही है, हाँ मोनोकल्चर कर रहा है, उसकी फसल अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आप उसको फिर कॉपी करते हो। आप नहीं चाहते कोई रिस्क लेना, तो फिर वो मोनोकल्चर धीरे 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 चलता गया। अगर आप देख रहे हो कि उस फसल से उसका फायदा हो रहा है, तो फिर आप भी वही करते हो, और धीरे धीरे पूरा समाज वही करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि कुछ एसेंशियल, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं जिनकी उपज नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से कमी हो जाती है अच्छे अनाजों की, और उसकी वजह से आगे चल के मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है। ठीक है, अरे यार, सिर्फ दाल चावल खा खा के आप अपनी न्यूट्रिशन नहीं ठीक कर सकते। वो स्टेपल फूड है, बेसिक फूड है, आपको बेसिक एनर्जी देगा और काम चलाऊ काम देगा। आपको चाहिए ही चाहिए बहुत सारी चीजें, मिलेट्स चाहिए और बाजरा चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए आपको। ठीक है, एक ही क्रॉप को आप खा खा के आप हेल्दी नहीं रह सकते। ठीक, ये चीज था कि मोनोकल्चर एग्रीकल्चर क्रॉपिंग आई। चेंजिंग इन फूड पैटर्न, फूड कंजम्पशन पैटर्न हैव चेंज सब्सटैंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट डिकेड। ठीक है, विच हैज रिजल्टेड इन डिसअपीयरेंस ऑफ मेनी न्यूट्रिएंट लोकल फूड्स। ठीक है, कोई गांव वगैरह में भी खेती बाड़ी होती है, बहुत कम लोग रिस्क लेते हैं कुछ नए क्रॉप को, कुछ एक्सपेंसिव क्रॉप को उगाने में, क्योंकि सब अपना अपना फायदा देखते हैं ना। तो गवर्नमेंट को ऐसी कुछ स्कीम ले आनी चाहिए कि हाँ भाई, मिनिमम प्राइस पे या फिर अपना MSP रेट बढ़ाना चाहिए कुछ कुछ न्यूट्रिशियस क्रॉप्स का। ठीक, क्यों, किन चीजों से हो रही है? पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, ये देख रहे हो बच्चे गरीब हैं, ठीक, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खाना पीना, इनकी फैमिलीज गरीब होगी, और फिर खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, क्या फेंकेंगे।
जैसा इनका शरीर है आप देख सकते हैं इनका इमेज में, ठीक है। लैक ऑफ सैनिटेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इसकी वजह से भी होता है, ठीक। माइग्रेशन, children and women are the most affected, suffering from deprivation during migration and impact their health. बच्चों, और इसीलिए तो वो आशा वाली स्कीम ले आई गई थी, इसीलिए तो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो भी मैंने कल ही डिस्कस किया है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, इसीलिए तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। बच्चों और वुमेन्स को हेल्प करें, सपोर्ट करें, गाइड करें, वो फैसिलिटेटर आइडिया होना चाहिए, ठीक। जेंडर इनजस्टिस, अरे कुछ कुछ घर में तो ये होता है कि लड़कियां कम खाएं और लड़के ज़्यादा खाएं, क्यों कि लड़कों को बाहर का काम करना पड़ता है, उनको ताकत चाहिए होती है, तो लड़के ज़्यादा खाएं। कुछ बेचारी लड़कियां, कुछ जो सो कॉल्ड जिनको बहू बना के रख दिया जाता है घर में, वो लोग तो हस्बैंड का लेफ्ट ओवर खाती हैं, ठीक है। मतलब बहुत बेकार स्थिति है और ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें खत्म होनी चाहिए, ठीक है। एक संतुलन बना रहना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से बहुत लोग मालनरिश्ड रह जाते हैं, ठीक है। लकूना इन पॉलिसी लेवल, ऑफ कोर्स ये तो है। इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ने भर भर के पॉलिसीज निकाली हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव होना चाहिए ना, वो जरूरी है, ठीक है। लैक्स इम्प्लीमेंटेशन वही है, पॉलिसी निकाली है और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ा सा बहुत ढीला है, बहुत लचीला है, ठीक है। बहुत लोग आराम से अरे होगा, अरे कर लेंगे, अरे देख लेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं चलता है। जब आप एक डेवलपिंग कंट्री है, जब आप एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, जब पूरी दुनिया आपको देख रही होती है कि आप चला कैसे रहे हैं अपना देश, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मसला हुआ था AES का, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जो कि बिहार में हुआ था। ये किस लिए हुआ था? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ ICDS स्कीम, ठीक है। अब इन ICDS स्कीम ये इसीलिए हुई थी क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज थे जो कि अपना काम सही से नहीं कर रहे थे और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई वहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, ये बच्चे हैं, अब क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये नहीं पता, क्या है सिस्टम, ठीक। गवर्नमेंट, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या हैं, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, तो प्लीज राइट डाउन the schemes or maybe comment what all the are all the schemes which the government has launched to tackle malnutrition. I think there are 4 or 5. You can mention it and comment in the comment box, okay. So I think the class is over, the session is over. Well, thank you so much guys for watching us, and please do not forget to like, subscribe and share, and to download free PDF of this lecture, link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फर्स्ट कमेंट में भी दिया है, प्लीज क्लिक करिए, समन्वय फॉर्म होगा उसको फिल करिए, ये पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो दीज बर्निंग इश्यूज, डेली करंट अफेयर, डेली एक्सप्लेन, MCQs। जितना आप कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप बताएंगे, हमें फीडबैक देंगे, उतना ही हम नीश टारगेट स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद।